फैमिली गैदरिंग चल रही है, लेकिन जैसे ही दादाजी की प्रॉपर्टी का नाम आता है, एक कैजुअल डिनर सडनली कोर्ट रूम जैसा फील लेने लगता है। इस प्रॉपर्टी में किस किस का राइट है? मैरिड डॉटर को भी इक्वल शेयर मिलना चाहिए। डॉटर इन लॉ का रोल क्या है? इस घर में सिर्फ रिश्ता है या राइट भी? कम लेट्स अंडरस्टैंड इन आवर 6th एपिसोड ऑफ लॉ मेड इजी बाय SEC टाइम्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी का नेचर क्या है? जब तक ये क्लियर नहीं होता कि प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है या सेल्फ एक्वायर्ड, तब तक किसी का राइट लीगली डिफाइन करना मुश्किल होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर्टी एक हिंदू मेल एंसेस्टर से बिना विल के 4 जनरेशंस तक डिसेंड हो और कभी फॉर्मली डिवाइड नहीं हुई हो तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर दादाजी ने बिना विल के अपनी जमीन अपने बेटे को दी और फिर वो जमीन पोते तक डिसेंड होती है बिना पार्टीशन के, तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी किसी गिफ्ट, विल या सेल्फ एक्विजिशन के थ्रू आई हो तो वो सेल्फ एक्वायर्ड होती है। और गिफ्ट का केस भी इसी कैटेगरी में आता है। जैसे मनोज को उसके मामा ने एक प्लॉट गिफ्ट किया था बिना किसी कंडीशन के। जब फैमिली में इनहेरिटेंस का इशू उठा तो कुछ लोग कहने लगे कि मनोज का प्लॉट भी सब में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने बताया कि गिफ्ट के थ्रू मिलने वाली प्रॉपर्टी भी सेल्फ एक्वायर्ड होती है और जब तक वो कोपार्सनरी का पार्ट नहीं बन जाता उसका पार्टीशन नहीं हो सकता। तो मनोज का प्लॉट उसका पर्सनल एसेट ही रहा। ये डिस्टिंक्शन और भी क्लियर हो जाता है जब हम शशिधर वर्सेस अश्वनी उमा मथाड़ केस देखते हैं। कोर्ट ने बताया कि अगर किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट या विल के थ्रू मिली है, जैसे मदर या सिस्टर से, तो वो एंसेस्ट्रल नहीं होती। जैसे नेहा को उसकी मदर ने एक फ्लैट गिफ्ट किया था। जब फैमिली में पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग कहने लगे वो फ्लैट भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्ट है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो गिफ्ट या विल से मिलती है वो कोपार्सनरी का पार्ट नहीं होती। कोपार्सनरी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जिसमें फैमिली के मेल और अब फीमेल मेंबर्स को बर्थ से ही ओनरशिप शेयर मिलता है। इसलिए नेहा का फ्लैट उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी माना गया और पार्टीशन के प्रोसेस से उसका कोई लेना देना नहीं था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस प्रॉपर्टी में राइट किस किस का बनता है। और सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की। सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में ये क्लियर किया कि डॉटर्स को कोपार्सनरी राइट्स बर्थ से मिलते हैं, चाहे उनके फादर 2005 अमेंडमेंट के पहले गुजर गए हों। उनका राइट एक बेटे के बराबर होता है और ये राइट्स 9 सितंबर 2005 से लागू हो चुके हैं। ये रूलिंग एक लैंडमार्क मूवमेंट था जहां जेंडर इक्वालिटी को इनहेरिटेंस लॉ में फर्मली स्टैब्लिश किया गया। इसी से जुड़ा एक और केस है प्रसन्नता कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू, जहां कोर्ट ने क्लियरली कहा कि डॉटर्स को एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है अगर सेटलमेंट डीड सब पार्टीज की प्रॉपर कंसेंट के बिना हुआ हो तो वो वैलिड नहीं माना जाता। इस केस में डॉटर्स को 1/3 शेयर दिया गया। सोचिए अगर पूजा के फादर 2003 में गुजर गए, 2020 में पूजा ने अपने भाइयों से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा। भाई कहने लगे कि फादर के डेथ के टाइम डॉटर्स को राइट नहीं मिलता था। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि डॉटर्स को कोपार्सनरी राइट्स बर्थ से मिलते हैं, चाहे फादर 2005 के पहले ही गुजर गए हों। इस केस में पूजा को इक्वल शेयर मिला। इन्हीं प्रिंसिपल्स पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का एनालिसिस EBC के सुप्रीम कोर्ट ऑन फैमिली एंड पर्सनल लॉज में डिटेल में मिलता है, स्पेशली जब प्लीडिंग्स और ट्रायल रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज समझने की बात हो। या आप SEC ऑनलाइन के फाइंड बाय टॉपिक्स फीचर का यूज करके फैमिली एंड पर्सनल लॉ सेक्शन में जा सकते हैं। वहां से एक टॉपिक सिलेक्ट करके उसके सारे डाइजेस्ट नोट एक्सेस कर सकते हैं। ये बात यही नहीं खत्म होती है। जब हम डॉटर्स की राइट की बात करते हैं तो मैरिड डॉटर्स का रोल भी समझना जरूरी होता है। कई बार फैमिलीज ये मान लेती है कि शादी के बाद बेटी का प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं बचता, लेकिन लॉ क्लियरली कहता है कि मैरिड डॉटर्स भी इक्वल क्लेमेंट्स होती हैं।
उनका राइट सिर्फ अनमैरिड होने तक लिमिटेड नहीं होता। प्रसन्नता कुमार साहू केस में यही पॉइंट और स्ट्रॉन्ग होकर सामने आया जब सेटलमेंट डीड बिना डॉटर्स के प्रॉपर कंसेंट के हुआ था। कोर्ट ने उसे इनवैलिड डिक्लेयर किया। ये बताता है कि डॉटर्स की राइट सिर्फ पेपर पर नहीं, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में भी स्ट्रॉन्ग है। लॉ का मैसेज सिंपल है, जेंडर के बेसिस पर किसी का राइट डिनाई नहीं किया जा सकता। अब जब हम डॉटर्स की बात कर चुके हैं तो चलिए थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं विडोज और अदर क्लेमेंट्स पर। विडोज का राइट भी इनहेरिटेंस केसेस में क्रूशियल होता है, लेकिन कई बार उनका क्लेम पोजीशन के बेसिस पर डिसाइड होता है। शिवदासन वर्सेस सौदामिनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर विडो को प्रॉपर्टी तभी मिलती है जब वो उसकी पोजीशन में हो। अगर प्रॉपर्टी फैमिली सेटलमेंट के थ्रू सिर्फ मेल चाइल्ड को दी गई हो और विडो कभी पोजीशन में ना हो तो उसका क्लेम वैलिड नहीं होता। ये रूलिंग बताती है कि लीगल एंटाइटलमेंट के साथ एक्चुअल पोजीशन होना भी मैटर करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कंस्ट्रक्टिव नोटिस का भी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। उमा देवी वर्सेस आनंद कुमार केस में प्लेंटिफ्स ने कहा कि उन्होंने सेल डीड के बारे में बाद में पता चला, इसलिए केस लेट फाइल हुआ। पर कोर्ट ने कहा कि अगर सेल डीड रजिस्टर्ड है तो लॉ के हिसाब से सभी इंटरेस्टेड पार्टीज को उसका पता होना माना जाता है। जब तक प्लेंटिफ्स क्लियरली नहीं बताएं कि उन्हें कब पता चला, उनका डीले वैलिड नहीं होगा। और अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं होता। और अगर किसी पार्टी को प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करना हो तो बसावा राज वर्सेस इंदिरा केस एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट है। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल शुरू हो चुका है तो अमेंडमेंट तभी अलाउ हुआ जब पार्टी ये प्रूव करे कि ड्यू डिलिजेंस के बावजूद वो पहले नहीं कर पाई। सिर्फ गलती से छूट गया कहना काफी नहीं है, स्पेशली जब अमेंडमेंट से सूट का नेचर बदल जाता हो। अंडर द लॉ ऑफ सक्सेशन एज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन EBC's सुप्रीम कोर्ट ऑन फैमिली प्रॉपर्टी, पार्टीशन, सक्सेशन, विल एंड इनहेरिटेंस, ऐसे केसेस इनहेरिटेंस लॉ में जेंडर इक्वालिटी को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ स्पेशल और सेंसिटिव केसेस की, जैसे ट्राइबल वुमेन और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की राइट्स की। कई बार ट्रेडिशन और कस्टम के नाम पर ट्राइबल वुमेन को प्रॉपर्टी राइट से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रामचरण वर्सेस सुखराम केस में ये क्लैरिफाई किया, अगर स्पेसिफिक कस्टम प्रूव नहीं होता जो ट्राइबल वुमेन को सक्सेशन से एक्सक्लूड करता हो तो उनका एक्सक्लूजन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा। मतलब ट्रेडिशन तब तक वैलिड नहीं होता जब तक उसका लीगल प्रूफ ना हो। अगर प्रूफ नहीं है तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के राइट्स भी एक कॉम्प्लेक्स इशू है। रेवना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन केस में कोर्ट ने कहा कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में राइट रखते हैं, लेकिन हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में नहीं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उनका राइट रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये रूलिंग एक बैलेंस बनाता है, जहां उनका बेसिक राइट प्रोटेक्ट तो होता है लेकिन जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर के रूल्स भी मेंटेन होते हैं। और फाइनली एक और प्रिंसिपल है जो कई बार मिसअंडरस्टैंड होता है, चांस सक्सेशन। इलूमलाई वर्सेस एम कमला केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर किसी हेयर को सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसे स्पेस सक्सेशनिस्ट कहते हैं, तो उस बेसिस पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वैलिड नहीं होता। जैसे रमेश ने अपने अंकल की प्रॉपर्टी किसी को बेच दी कहकर कि मैं अगला वारिस हूँ, लेकिन अंकल जिंदा थे और सक्सेशन नहीं हुआ था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे ट्रांसफर सिर्फ एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड होते हैं और वो लीगली वैलिड नहीं होते। बायर का क्लेम खत्म हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टी लॉ सिंपल नहीं है, लेयर्ड है, नुआंस्ड है और हर केस में कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हर ट्रिकी सिचुएशन में क्लैरिटी दी है, चाहे बात डॉटर्स की राइट की हो, ट्राइबल वुमेन के क्लेम्स की हो या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की एंटाइटलमेंट्स की। मैसेज क्लियर है, लॉ इवॉल्व हो रहा है और जस्टिस को सबसे ऊपर रखा गया है। अगर आपके घर में भी प्रॉपर्टी को लेकर कंफ्यूजन है तो ये जजमेंट्स आपके लिए एक रोड मैप बन सकते हैं। और अगर
आपको ये डिस्कशन यूजफुल लगा हो तो लीगल नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जुड़े रहिए लॉ मेड इजी बाय SEC टाइम्स के साथ, क्योंकि लॉ सबके लिए है, सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं।